लास्ट टाइम पे हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स खत्म करी, ठीक है, और थर्मोडायनामिक्स खत्म करी थी। हमने तुमसे कहा था फार्मूला आप लोग खुद याद करना, थर्मोडायनामिक्स बहुत सारे फार्मूलाज थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। आज डेट कितनी है, तारीख कितनी है आज? 7 तारीख है। हाँ हाँ
चलो मिल गया। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो मेरा है वेव। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखो वेव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जितनी भी हमारी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ये क्या है पहले इस सब चीज़ को समझो। तो इसमें क्या है, जैसे मैं अभी बोला, अभी तो ये क्या लगा हुआ है, एक एम्पलीफायर लगा हुआ है। ठीक, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी बात को क्या कर रहा है, उसकी तीव्रता को, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो ये आप सोचो ये बात तुम्हारे कानों तक कैसे पहुंच रही है। जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ पर बीच में क्या है, मीडियम, मीडियम में क्या है, गैस। ठीक है, मीडियम में गैस है, एयर है। एयर किससे है, तो सब सारी गैसों से मिलकर बनी है मेरी एयर बनी। अब मैं यहाँ से कुछ बोला, वो जो बोला वो बेटा वेवलेंथ के टर्म में, ठीक है, वेव की टर्म में तुम्हारे पास गई और तुम्हारे कान के कहाँ पड़ी, पर्दे पर। जब तुम्हारे कान के पर्दे पर पड़ी तो कान ने वो एनर्जी ट्रांसमिट की तुम्हारे ब्रेन के अंदर। तो तुम्हारा ब्रेन ये बता पा रहा है कि हम जो बोल रहे हैं या मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं सब वेव। देखो जितने भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, वो भी सब किसके फॉर्म में आ रही है, वेव के फॉर्म में आ रही है। पृथ्वी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी है सारी की सारी किसके फॉर्म में आ रही है, वेव के फॉर्म में। समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती हैं वेव है। किसी रस्सी को तुम एक तरफ बांधो और एक तरफ से एनर्जी दो तो वो भी किसके फॉर्म में रहती है बच्चों, वेव के फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा वेव। इससे पहले हमने जो चैप्टर वेव का जैसा एक चैप्टर पढ़ा था एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो चैप्टर है वो है वेव। हम लोग इस वेव की बात करेंगे। सबसे पहले देखो हम बात करें सर हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव। ठीक है, वेव हमारी बनती कैसे है और वेव कैसे बनती है तो हमारा एम्पलीट्यूड कैसे होता है। क्या हो गया ये, ठीक है। अब देखो बच्चों, हाँ देखो बच्चों, मान लो इधर कोई वाई एक्सिस है और इधर कोई टाइम है। इधर क्या है, टाइम, वाई है। अब अगर मेरी कोई वेव चल रही है, इस प्रकार से मेरी कोई वेव चलती है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जाने में जो समय लगता है उसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी। ठीक है, जिसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, कैपिटल टी। यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसे बोलते हैं बच्चों वेव लेंथ। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, सोचो कोई वेव होती है बेटा वो इस प्रकार से तो होती है, अरे अगले भी ऐसे चल रही होती है। तो यहां से यहां तक के समय को क्या बोलते हैं, कैपिटल टी। क्या बोलते हैं, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है, द टाइम इन विच ए पार्टिकल ऑफ मीडियम कंप्लीट वन वाइब्रेशन टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, इससे पहले जब मैंने एसएचएम पढ़ रहा था, एसएचएम बोलो मत बुलावा जा रही है, एसएचएम जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने तुमसे कहा था कि बच्चों बताओ टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, अरे ठीक है, इससे पहले मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा था आपसे कि टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, देखो जैसे कुछ भी चीज है, ये चीज है पता नहीं क्या है, ठीक है, मैं तुमसे बताया था एसएचएम में ये ऐसे है, ये क्या है, मीन पोजीशन। छोड़ दिया तो यहां से छोड़ा गया और वापस आने में जो समय लगता है क्या कहलाता है, टाइम। ठीक है, इसी अब ये तो मेरे एसएचएम के लिए था। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेव की। वेव मेरी इस फॉर्म में चलती है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँ, यहाँ से एक रस्सी बांधू और ऐसे करूँ तो वेव कुछ इस प्रकार से चलती हुई तुम्हें दिखाई देगी। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है, देखो बेटा यहाँ से गया, वापस आके यहाँ पर देखो वही पोजीशन आ गई। यहाँ भी कहाँ जा रहा है, ऊपर, यहाँ भी कहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी लैम्बडा।
यहां से यहां तक का समय कहलाएगा टाइम पीरियड। और जितना ये वेव हाइट ऊपर गई है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, ये मैक्सिमम होता है। देखो ऊपर भी जितना ऊपर होगा उतना ही कहां होता है, नीचे। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। बेटा इसमें ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। ये जो पोजीशन है वो मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए। इसे ही हम लोग क्या बोल देंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है। अब तो मुझे बताना सर जी, अगर ये रेज इधर चल रही है, वेव इधर चल रही है, ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे, सबको पता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी कितनी है, v। वेलोसिटी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, लैम्डा। टाइम क्या होगा, t। ठीक है। तो वेलोसिटी का फार्मूला एक ये भी होता है, v इक्वल टू लैम्डा अपॉन t। ठीक है। अभी 10 मिनट बाद मैं फार्मूला पूछूंगा तुमसे, ये समझ में आ गया ये क्यों आया, v इक्वल टू लैम्डा क्यों आया। लैम्डा क्या है, डिस्टेंस। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, लैम्डा। और यहां से यहां तक का टाइम क्या है, t। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो मेरा क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ गई। उसके बाद में बेटा फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट टाइम। बेटा फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले इसको समझो। फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम लोग आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन 1 सेकंड। ठीक है। अगर कोई भी चीज है वो 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाएगी, जैसे मान लो मेरे पास में कोई वेव ऐसे चल रही है बच्चों, ऐसे वेव चल रही है, ठीक है, इस प्रकार से चल रही है वेव। यहां से यहां तक उसका 1 चक्कर, यहां से यहां तक उसका 2 चक्कर। ठीक है। तो 1 सेकंड में अगर इसने ऐसे 50 चक्कर लगा दिए, कितने लगा दिए, 50। ठीक है। तो आवृत्ति कितनी हो गई इसकी, 50 हो गई। 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ठीक है। 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बच्चों, हर्ट्ज। बात समझ आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी, मैं इससे पहले भी तुम्हें बताया, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अगर जो चीज, जब तुम खुद सोचो, अगर बताना मुझे, मेरे पास में वेव 1 है, वेव 1 जो ऐसे 10 चक्कर लगा रही है तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो गई। वेव 2 जो ऐसे 15 चक्कर लगा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 15 हो गई। मैं कहूं बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, भाई जो ज्यादा तेज जाएगी, जो ज्यादा तेज जाएगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद में आता है बेटा वेवलेंथ। ठीक है। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, लैम्डा। लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो देखो एक आवर्त काल में चली गई दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। देखो 1 टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड। मान लो यहां से वेव चली और यहां पहुंच गई तो इसका एक टाइम पीरियड हो गया। तो यहां तक ये जितनी डिस्टेंस चली है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा बेटा, लैम्डा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लैम्डा। लैम्डा को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को। ठीक है। अब देखो वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है, जैसे मैंने तुमसे अभी कहा, एक प्रकार से जैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मैंने तुमसे कहा बताओ किसी चीज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब वो है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए वाले हैं, 50 चक्कर लगाए। तो वेव नंबर उससे कितने हो गए, 50 ही तो हो गए। ठीक है। तो वो एक प्रकार से हम लोग इसको इस प्रकार से नोट करें। ठीक है। अब देखो फेज क्या होता है और पाथ डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले फेज डिफरेंस। तो सर फेज डिफरेंस का मतलब ये है, एक वेव वो मान लो ऐसे चल रही है, इस प्रकार से चल रही है।
अगर एक वेव इस प्रकार से चली और दूसरी वेव इस प्रकार से चली, तो इन दोनों के बीच में अगर ये रहता, इतना ही तो अंतर है, ये अंतर है, ये अंतर अगर एंगल में है तो क्या कहलाएगा? फेज डिफरेंस। अगर मैं इधर एंगल ना लेके डिस्टेंस ले लूं तो वो क्या कहलाएगा? पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो अगर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस समझ में आए तो इनकी दिक्कत मत लेना, खाली तुमको एक ही फार्मूला याद रखना है, b बराबर, अभी तक b बराबर लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड पर सेकंड, वो होगी तेरी फ्रीक्वेंसी। तो डेली कैसे लेट आता है? कैसे लेट हो जाता है? तेरी कोचिंग कल से 1:30 बजे है। तेरी कोचिंग कल से कितने बजे है? हाँ, तई तो तू 2 बजे आ गए हो, सही है। 15 मिनट हो गए कि 20 मिनट से ऊपर लेट हो गया? हो गया ये? हाँ सर, क्लास में लेट आता है और बेटा मैं हूँ, समझे? कुछ कह ना। हाँ, कॉलेज में पहुँच गई, प्रोफेसर निकाल दे बाहर है, समझे? और बाहर निकाल दे, बाकी कोई दिक्कत ना है, एक अब्सेंट हो जाए बाकी बहुत बड़ी दिक्कत है, समझे? मैंने तो बताया था 75%। हाँ, तो जो तुम्हारे जो लोकल के कॉलेज ना आए कि 4 दिन स्कूल गए और पेपर गए आए। और दूसरी बात यह है कि उसने उस दिन समझाया, उसने उस दिन समझाया कि बताओ हड्डी कैसे जोड़ी जाती है, और तुम बाद में एब्सेंट। अब तक तुम ऑपरेशन कराओ तो तुम हड्डी पता ना हुआ कि उल्टी जोड़ दी, तो अब तो लेकर मिल जाएगी, पता चली बाबू हाथ होना चाहिए ऐसो और वो है ऐसो। तो तुम यहाँ नहीं कर, यहाँ हो रहे हो तो वहाँ पर भी ऐसा ही हो, आदत थोड़ा बदल जाएगी। स्पीड ऑफ वेव, तुम जो भी लोग लेट होते हो, तुम एक बार सोचो, मैं कभी लेट होता हूँ? वैसे तो मैं कभी लेट होता हूँ, तुम लोग सब लेट होते हो। क्यों लेट होते हो? तो तुम्हारे टीचर टाइम पे आ जाए, समझे? और तुम लोग ये बात समझते नहीं हो। अगर मान लो तुम यहाँ पर 40 बच्चे क्लास में हो, तुम 40 बच्चे क्लास में हो, ठीक है? अगर एक दिन तुम नहीं आए तो तुम्हारा कितना घंटे का लॉस है? 1 घंटे का, 1.5 घंटे का। और मैं नहीं आया तो 60 घंटे का, क्योंकि तुम सब 1.5 घंटा खराब है ना, समझ रहे हो? चलो छोड़ो, इधर देखो बेटा, स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड। तो वेव की स्पीड का फार्मूला मैंने तुम्हें अभी बताया था, बोलो वेव की स्पीड का फार्मूला क्या बताया था? b बराबर लैम्डा अपॉन टी, बस छुट्टी, b बराबर लैम्डा अपॉन टी। टी क्या है? आवर्तकाल, और लैम्डा तुमको पता है, ठीक है बेटा? वेव पल्स, ठीक है, वेव पल्स, ठीक। अब देखो वेव पल्स क्या है, हालांकि ये सब चीज हट चुकी है कोर्स से, लेकिन तभी समझ लो। जैसे मान लो मैंने वहां पर रस्सी बांध दी, मैंने यहाँ से ऐसे करा, यहाँ से करा, वेव ऐसे गई, वहां टकरा के जस्ट कहाँ आ रही है? वापिस, ठीक है? तुमने रस्सी बांध दी है उधर, तो रस्सी ऐसे, वेव ऐसे गई जाके टकरा के वापिस आई, ठीक है? तो वहां पर जो ये है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पल्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं, ठीक है? इस प्रकार से वेव ट्रेन, क्या लिखा हुआ है? वेव ट्रेन, ट्रेन का मतलब क्या है कि एक के बाद एक वेव निकल जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? वेव ट्रेन। जैसे डिब्बा नहीं होते हैं, 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा, ऐसे एक वेव प्रोड्यूस हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो उसे क्या बोलते हैं इन्होंने? वेव ट्रेन, ठीक है? अच्छा, वेव फ्रंट देख लो बेटा, वेव फ्रंट हम लोग ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है? वेव फ्रंट बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तुम्हारा स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक होता है तुम्हारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और एक होता है तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है? अब वेव फ्रंट है तो है क्या, पहले इस चीज को समझो। जैसे मान लो तुम्हारे पास में थोड़ा वेव फ्रंट हो, जैसे तुम्हारे पास में एक स्फेरिकल स्फीयर है, जैसे हमारा सूर्य है। सूर्य कैसा है? स्फेरिकल, गोला है। सर्कल है कि गोला है? गोला। सर्कल और गोले में अंतर होता है ना। गेंद क्या है? गोला, स्फेरिकल है। और जो तुम्हारा कंगन है वो क्या है? सर्कल है। दोनों अंतर है। तो ऐसे ही समझ लो, मेरे पास में एक गोला है, यहां से लाइट प्रोड्यूस हुई, तो लाइट प्रोड्यूस हुई बेटा कुछ डिस्टेंस पर, जितनी इंटेंसिटी यहाँ होगी उतनी ही यहाँ होगी, उतनी ही यहाँ होगी, ठीक है? हम लोग सूर्य से इतने दूर हैं, ठीक है? जितनी दूर हम अभी सूर्य से हैं, और यहाँ पर गर्मी ठंड है, इतनी ही दूर सूर्य से पीछे उस तरफ भी, सूर्य यहाँ है, हम यहाँ हैं, इतनी दूर यहाँ पर भी तो इतनी गर्मी होगी,
ठीक है। और वैसे भी तुम देखो सूर्य से जितने जितने ग्रह दूर होंगे उनका ठंडापन उतना ज्यादा है, उतना ज्यादा ठंडे ग्रह, ठीक है। तो अब देखो वेव तो बेटा इस तरीके से चलती है, वेव इस तरीके से चलती है, लेकिन जो तुम्हारा वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट कुछ इस प्रकार से, इसे बोलते हैं हम लोग वेव फ्रंट, जो मैंने देख रखा है वेव फ्रंट। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये मैं रे ऑप्टिक्स में पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में। तरंगाग्र, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद में आता है बेटा कैसा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसा होता है, जैसे ये लगी हुई है रॉड दिख रही है तुमको, ये रॉड कैसी है, सिलेंड्रिकल है। अब बताओ अगर ये रॉड ऐसे लगा दी जाए तो इससे जो लाइट निकलेगी वो कुछ किस फॉर्म में होगी, सिलेंडर के फॉर्म में होगी। कैसे होगी, तो ऐसे वेव फ्रंट को क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बात समझ में आ रही है? अच्छा तुम्हारे ये बात समझ में आई, सूर्य कैसा वेव फ्रंट निकालता है, स्फेरिकल निकालता है। अब बताओ हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी से लाइट कहां से आ रही है, सूर्य से, तो वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। कैसा होगा, अगर थोड़ा बहुत तुमको याद है जब हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो हम हमेशा ये मानते हैं कि हमारे जो लेंस पर किरणें आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं। कैसी आ रही हैं, तो हम स्फेरिकल क्यों नहीं मानते, स्फेरिकल क्यों नहीं मानते हम लोग, ठीक है। उसका रीजन बेटा ये पड़ जाता है कि देखो जैसे मान लो मेरे पास में ये सूर्य है इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा सूर्य है, तो सूर्य से ये किरणें निकल रही हैं, ऐसे समझा रहा हूं खाली मैं तुम्हें, ऐसे ही तो स्फेरिकल निकल रही होगी बेटा दूर दूर से। अब मान लो हमारी धरती है, तो धरती हमारी इतनी औकात भी नहीं है सूर्य के आगे धरती की जितनी ये दिख रही है, सही है, धरती बहुत छोटी है सूर्य कंपेयर। तो अगर जो लाइट यहाँ पर आई तो स्फेरिकल, लेकिन हमको कैसे लगी कि लाइट कैसी आई है, सीधी आई है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम तुमसे कहें धरती कैसी है तो तुम कहोगे गोल है, हम कहेंगे यहाँ से तो नहीं दिख रही है गोल, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि धरती के कंपेयर में हम बहुत छोटे हैं। ऐसी सूर्य के कंपेयर में हमारी धरती बहुत छोटी है, तो हमको क्या लगता है कि ये कैसे आ रहा है, सीधे आ रहा है, ठीक है। ऐसे वेव फ्रंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, जब कोई स्फेरिकल सोर्स बहुत दूर हो, ठीक है, बहुत दूर हो और हम उसके कंपेयर में बहुत छोटे हों, तो हमारे पास जो उसकी लाइट आएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो वेव फ्रंट ज्यादा ये भी नहीं आया, ये भी समझ में नहीं आया तो इसकी भी दिक्कत मत लेना, ठीक है। अब देखो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ, अभी मैंने ये बताया था, ठीक है, अभी तो मैंने ये बताया था। मैंने तुमसे अभी क्या बोला, मैं तुमसे बोला सर वेव स्पीड, कोई वेव मेरी इस प्रकार से चल रही है, कोई वेव इस प्रकार से चल रही है, तो समझिए यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस तुम क्या बोले अभी, तो मैंने यही तो बताया b = लैम्डा इनटू, और बेटा देखो 1/t क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी का फार्मूला आया b = लैम्डा इनटू t, b हाँ न्यू इनटू लैम्डा, न्यू इनटू, देखो इसी से देख लो बेटा 1/t, b बराबर ये था 1/t, 1/t मेरा क्या हो गया, न्यू हो गया, तो b बराबर लैम्डा इनटू न्यू। तो वेव स्पीड का फार्मूला ये भी हो सकता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या हो सकता है तुम्हारा, सही है, वेलोसिटी हैं। नहीं वेव नंबर में वेव नंबर का फार्मूला अलग होता है, ठीक है, वेव नंबर को हम k से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो अभी आएगा बीच, अभी मैं इक्वेशन कराऊंगा उसमें आएगा y = a sin ωt - kx। एक हमें मतलब एक न्यू दे रखा होता है, एक कभी-कभी f भी दे रखा होता है ना, न्यू f तो एक ही बात है, एक ही चीज है, हाँ न्यू f, ठीक है। कुछ जगह इसको f बोल देते हैं, कुछ जगह इसको f बोलते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को f बोल देते हैं। तो वेव स्पीड का फार्मूला हो जाता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ,
पाएंगे इंटरफेरेंस में से। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। मैं अभी पीडीएफ भेज दूंगा तुमको ये लिखते हैं। अब देखो, अच्छा एक क्वेश्चन करें हम लोग, चलो एक क्वेश्चन कर लें। लिख, क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ वेव इन मीटर हमको क्या पूछा है, वेवलेंथ क्या पूछा है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमको स्पीड देगी सर 960 मीटर पर, और देखो एक मिनट में कितनी लाइनें पास हो रही हैं, 60 3600 एक मिनट में है, तो एक सेकंड में कितनी होगी, वही तो फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक सेकंड में कितनी पास हो रही। अभी मैं बोला फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में पास होने वाली वेव, एक सेकंड में पास होने वाली वेव। तो देखो एक मिनट में कितनी पास हो रही है बेटा, 3600, तो एक सेकंड में कितनी होगी, 3600 बटे 60, 3600 बटे, तो कितनी आ गया आंसर 60। तो फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी हो गई 60। हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। ये कितना है मेरा 960, ये कितना है 60। लैम्डा पूछा 0 से 0, 6 कम 6 छंग 6 छंग 36, ठीक है मीटर, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मीटर। सही है। सिंपल क्वेश्चन है। खत्म करें, अगले बढ़े। अब देखो टाइप्स ऑफ वेव, वेव के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अब वेव के कुछ प्रकार होते हैं। पहला प्रकार तो ये है कि वेव हमारी, एक है हमारी मैकेनिकल वेव और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव वो वेव कहलाती हैं जो जिन्हें चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम बोल रहे हैं, तो हम जब बोल रहे हैं तो साउंड वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव में आती है, क्योंकि इसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम होना चाहिए। अगर यहाँ मीडियम नहीं हो, जैसे स्पेस है, स्पेस के अंदर मीडियम नहीं है, अगर वहाँ पर कोई भी चीज़ टकराती है या कोई भी बंदा बोलता है तो जो रेज है वो एक जगह से दूसरी जगह चल ही नहीं पाती। जब चल ही नहीं पाएगी तो दूसरे बंदे को सुनाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ सुनाई नहीं देती है। अब देखो कुछ जो मेन प्रकार हैं, सबसे पहला क्या बोला गया मेरे पास में, मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव में क्या लिखा हुआ है, मैकेनिकल वेव आर दोज वेव which require a medium, their propagation, they cannot travel in
वैक्यूम, जो कि वैक्यूम में नहीं चल सकती। कौन कौन सी वेव होती है? जैसे साउंड वेव या फिर वाटर वेव, साउंड वेव या फिर वाटर वेव, ठीक है। पानी की जो वेव होती है, जो लहरें उत्पन्न होती हैं, ठंड लग रही है, पानी की जो वेव होती है वो तुम्हारी कौन सी वेव कहलाएंगी? पानी की जो वेव है वो भी तुम्हारी कौन सी है बेटा? मैकेनिकल वेव, जिन्हें चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इस वेव के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे हाँ, अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ पढ़ा है? रेडिएशन में नहीं, रेडिएशन में पढ़ा है, चैप्टर नहीं पढ़ा है ना अभी, चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेटा इन वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत, मीडियम हो चाहे ना हो। जैसे अगर हम स्पेस में देखेंगे तो वहां मीडियम नहीं है, लेकिन लाइट चल के वहां से यहाँ तक आ रही है, और यहाँ पर मीडियम है, यहाँ भी लाइट चल रही है, तो ये दोनों जगह चल सकती है, चाहे मीडियम हो चाहे मीडियम ना हो। अब दोनों में एक अंतर है, क्या अंतर? पहले सुनो बेटा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेंसर मीडियम में चलती है। कैसे मीडियम में? अब डेंसर मीडियम क्या है? जैसे हवा क्या है? रेयर मीडियम। हवा क्या है? पानी क्या है? डेंसर मीडियम। गिलास क्या है? डेंसर मीडियम। सही है। और ध्यान रखना, अब ये ध्यान रखना, जब ये वेव डेंसर मीडियम में चलती है तो इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, सही है। लेकिन ये वेव जब डेंसर मीडियम में चलती हैं तो इनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे साउंड वेव का एग्जांपल है, साउंड वेव की सबसे कम वेलोसिटी हवा में है, पानी में इससे ज्यादा, और लोहे में और ज्यादा। लोहे में तो जैसे जैसे तुम मीडियम तुम्हारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और इसमें क्या है, जैसे जैसे मीडियम बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होगी। तो इसकी सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होती है बच्चों? साउंड में। साउंड की सबसे ज्यादा स्पीड होती है सॉलिड में। किसमें? और सबसे कम किसमें होती है? गैस में। इसकी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? गैस में। और सबसे कम कहाँ होती है? सॉलिड में। सही, ठीक है। ये कौन सा है मेरा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सी वेव है? एक्स-रे हो गया, रेडियो वेव हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, विजिबल रेज हो गया, गामा रेज हो गया, अल्ट्रासोनिक हो गया, ठीक है। ये सारी और भी रेज आती हैं, वो सब हमारी कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरी चीज, इनकी स्पीड कम होती है, इनकी स्पीड इनकी स्पीड बेटा 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां पर होती है बेटा? एयर में या फिर वैक्यूम में। एयर में या फिर वैक्यूम में, ठीक है। एयर में या वैक्यूम में 3 × 10⁸। उसके अलावा किसी भी मीडियम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड बेटा जैसे साउंड वेव होती है उसकी 340 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये हो गए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अंतर समझ रहे हो? बहुत अंतर है। जब हम लोग छठे सातवें में पढ़ते थे तो हम लोग एक क्वेश्चन पूछते थे सर क्या, कि जब बिजली कड़कड़ाती है तो प्रकाश पहले आ जाता है, आवाज बाद में आती है? क्वेश्चन पूछते थे तो हम लोग क्या कहते थे कि सर जी प्रकाश की चाल बहुत होती है, चले दोनों साथ साथ, लेकिन प्रकाश पहले आ गया क्योंकि उसकी चाल ज्यादा थी, साउंड बाद में आया क्योंकि इसकी चाल कम थी, ठीक है, उसकी चाल क्या थी? कम। अब इन वेव, ये वेव हो गई मेरी। इस वेव में भी एक होती है बेटा मैटर वेव। एक क्या होती है? मैटर वेव। मैटर वेव जब होती है जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब ये चलते हैं ये बेटा बहुत कम, बहुत छोटे होते हैं। अब जैसे मान लो तुम इलेक्ट्रॉन ही ले लो, इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। कितना कम है? प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना कम है? तो इनकी जो मास है वो बहुत कम है। मास क्या है? बहुत कम। सही है। अब तुम इस बात से अनुमान लगाओ। देखो मैं न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग जाऊं, तुम्हें एक बात सोचना भाई, 1 न्यूटन वजन कितना होता है?
1 न्यूटन वजन, 1 किलोग्राम का कोई बाट उठाओ, ठीक है, 1 किलोग्राम का अगर तुमने बाट उठाया तो वो 1 किलोग्राम 1 न्यूटन। F बराबर क्या होता है बेटा? ma। F बराबर ma। रासायनिक पद्धति हो गई। क्लासिकल अपने आप किसी से आया तो ऐसा तो नहीं होता है कि चल मैंने मुझसे बढ़ गया है बेटा, मैंने उससे पूछा, उनसे मैंने कहा कि मैंने उनकी बातों को चलो मैटर वेव, कौन सी वेव है? मैटर, ठीक है। तो
मैटर वेव कौन सी होती है बेटा? जो बहुत छोटी वेव होती है। जो कैसी होती है? बहुत छोटी वेव। उन वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर वेव बोलते हैं। ठीक है, बहुत छोटी वेव जो होती हैं उन वेव को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मैटर। बहुत छोटे पार्टिकल्स, जब वो छोटे पार्टिकल्स जब चलते हैं, जब वो छोटे पार्टिकल्स चलते हैं तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जब स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो बेटा वो वेव के फॉर्म में चलते हैं। तो ऐसी जो वेव जनरेट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? मैटर वेव। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैटर वेव मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, न्यूक्लियस etc. समटाइम बिहेव लाइक वेव। ठीक है, समटाइम क्या, ये वेव जब भी चलेंगी सब कैसे चलती हैं? कैसे चलती हैं? वेव के फॉर्म में। ठीक है, एक बात तुमको हम बताएं, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा न्यूक्लियस, ये एटम, न्यूक्लियस पूरा एटम हो गया, न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों ओर वो ऐसे ही तो मूव करते हैं, इस प्रकार से मूव करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मूव करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारे एटम होते हैं बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से मूव करते हैं, ऐसे तो मूव करते हैं एटम। लेकिन अगर तुम रियलिटी में देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो ऐसे चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चलते हैं। लेकिन हम उनको कैसे बताते हैं हमेशा? कि वो गोल चल रहा है, गोल नहीं चलते। ठीक है, तो ये क्या हो गई बेटा? ये वेव ही तो है। ये क्या है? वेव। तो किसके फॉर्म में चल रहे हैं वो? वेव के फॉर्म में। अब वेव कितनी प्रकार की? मैटर वेव, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव। अब देखो उसके बाद ठीक है, अब वेव भी, इसमें भी और टाइप है। कैसे? जैसे एक वेव है तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक है वेव तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब जो वेव कुछ इस प्रकार से चलती है वो कौन सी कहलाएगी? ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव कुछ इस प्रकार से चलती है। जो साउंड वेव है वो तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव कैसी है? और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो तुम्हारी कैसी है? ट्रांसवर्स वेव। जो वाटर वेव है वो कौन सी है? वाटर वेव को भी चलते हुए देखिए, अरे लहरें आते हुए नहीं देखी है? देखी है सर। तो कैसे चलती हैं? ट्रांसवर्स वेव। कैसी वेव है वो? ट्रांसवर्स वेव। स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को पकड़ के खींच के छोड़ दो, कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा है? तो तुम ये नहीं कह सकते कि सारी ट्रांसवर्स वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, ना ये कह सकते हो कि सारी ट्रांसवर्स वेव तुम्हारी मैकेनिकल वेव होगी, ये नहीं कह सकते। वो टाइप अलग है, बात समझ में आ रही है? वो टाइप अलग है, वो टाइप अलग है। ट्रांसवर्स वो टाइप अलग है, ये है मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल चीज अलग है। ठीक है, अब तुमसे अगर कहा जाए मुझे बताओ वाटर वेव कौन सी वेव है? तो एक तो ट्रांसवर्स है और दूसरा मैकेनिकल वेव। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है, बात समझ में आ रही है? इसी टाइप से तुमसे कहा जाए साउंड वेव कैसी है? तो मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल वेव है और कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब तुमसे कहा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है? कोई जैसे तुमसे कहा जाए मान लो गामा रेस कैसी है? तो गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और कौन सी है साथ में? ट्रांसवर्स है। बात समझ में आ रही है? तो ये वेव होती है। दूसरी चीज देखो, इसमें तो तुमने अच्छी तरीके से जान लिया, यहां से चला और यहां पर आ गया, तो ये दूरी तुम्हारी क्या कहलाई? लैम्डा। जिसे तुमने क्या बोल दिया? वेवलेंथ। जिसे तुमने क्या बोल दिया? वेवलेंथ। जिसे तुमने वेवलेंथ बोल दिया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर वेवलेंथ की बात करूंगा, इसके अंदर अगर मैं वेवलेंथ की बात करूंगा कि तुम्हारी वेवलेंथ क्या होगी इसके अंदर, तो देखो बच्चों, जब तुम इसे पकड़ के छोड़ोगे, इसे पकड़ के छोड़ोगे, तो देखो यहाँ पर देखो ये क्या दिख रहे हैं? घने घने दिख रहे हैं, यहाँ के दिख रहे हैं, और इधर भी थोड़ा मतलब घने हैं, और जैसे जैसे बीच में क्या हो गए? दूर दूर हो गए। तो देखो यहाँ से घने घने हमें लग रहा है स्टार्ट हुए, और यहाँ से भी क्या हुए? स्टार्ट। तो इन दोनों के बीच की जो ये दूरी होती है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिर समझो, जैसे अभी मैं तुमको बोल रहा हूँ और तुम्हारे कानों में मेरी आवाज जा रही है, तो कानों में आवाज नहीं जा रही है, कानों में क्या जा रही है? एनर्जी जा रही है। क्या जा रही है?
इस मीडियम में अगर तुम मैं इस बीच की बात करूं कहीं पर आवाज नहीं है जो तुम समझ पा रहे हो। जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं, तो तुम सोचो यहाँ पर ये आवाज है, आवाज नहीं है, क्या है, एनर्जी है। आवाज कब तुम्हें सुनाई दे रही है, जब तुम्हारी खोपड़ियां कानों में पड़ रही है, और कान है, ठीक है, कानों में पड़ रही है आवाज हमारी, पर्दे में पड़ रही है, पर्दे में पड़ रही है। पर्दे क्या कर रहा है बेटा, उसको सेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, सेंस करके वो किसको सिग्नल दे रहा है, दिमाग को, कि यहाँ पर जो ये वेव आ रही है वो ऐसे ऐसे आ रही है, और दिमाग उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट करके तुम्हें ये बता रहा है ये बंदा ये बोल रहा है। बात नहीं समझ रहे हो? तो बीच में कोई भी किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन वैसे नहीं है, नॉइस पॉल्यूशन। तुम सोचो यहाँ नॉइस पॉल्यूशन नहीं, यहाँ एनर्जी है। क्या है बच्चों, एनर्जी। और इस चीज को तुम अच्छी तरीके से समझ सकते हो जब हम लोग किसी डीजे उजे के पास होते हैं, उसका जो बेस बहुत बोलता है, ठीक है, तो बेस को तुमने कभी ध्यान से देखना, उसके जो पर्दे होते हैं, जो बेस के पर्दे, वो आगे पीछे होते हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होते हैं, वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि जो यहाँ पर सब में क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स या एयर के मॉलिक्यूल्स, उनको आगे पीछे करता है, ठीक है। तो वही चीजें हैं और कुछ नहीं। तो देखो अगर मैं साउंड वेव की बात करूंगा, देखो जैसे मान लो ये वेव है, इस वेव की मैं बात करूं, जरा सोचना कैसे ये काम कर रहा है। ये मेरे पास में कोई म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम से आवाज निकली, तो ये किसके फॉर्म में निकलती है बेटा, इसके, और इनके जो बीच की ये दूरी है ये कहलाएगी एम्पलीट्यूड। क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब दूसरी एक चीज समझो बेटा, देखो यहाँ पर ये क्या है बिल्कुल पास, फिर दूर, फिर पास, फिर दूर, पास। तो ये जो बीच की दूरी होती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, दो दूर या दो पास। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बीच में दूर था, यहाँ दूर था, ये भी दूरी क्या होगी, लैम्डा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी वेव हमारी कहाँ पहुंच रही है, कानों में पहुंच रही है, ठीक है। अब अगर हम लोग ट्रांसवर्स वेव की बात करते थे, देखो ट्रांसवर्स वेव तो मेरी ये है, टेलीविजन से जो हम चीज देख पा रहे हैं, जो भी चीज हम देख रहे हैं, ठीक है। कोई चीज हम क्यों देख पाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हम क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन से जो भी रेस निकल रही है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में निकल रही है, तो उनको हम लोग देख पा रहे हैं। ऐसी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। सर वाटर वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स दोनों में आती है। देखो वाटर वेव की दो बात होती है, एक वाटर वेव होती है सतह पर, ठीक है, ऊपर, एक होती है नीचे। तो नीचे तुम लॉन्गिट्यूडनल बोलोगे, लेकिन अगर तुम सतह की बात करोगे तो वो ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। नीचे समझ रहा है कैसे, अरे जैसे नदी चल रही है तो नीचे भी तो पानी चल रहा है, ठीक है, तो नीचे पानी चल रहा है वो तो इस फॉर्म में चलता है, इस फॉर्म में चलता है, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूड। हाँ, लेकिन हम लोग सतह की बात करेंगे तो वो किसकी होगी, ट्रांसवर्स वेव की, ठीक है। चलो तो ये वेव हो गई। यस सर। अभी हम लोग इसमें और भी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हटाओ।
चलो अब हम लोग इसके अगले बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब जैसे हमने बात करी साउंड वेव की, ठीक है, एक अब साउंड वेव के भी टाइप्स होते हैं, साउंड वेव भी प्रकार है। साउंड वेव में सबसे पहले तो ये देखो जो अभी मैंने बताया था साउंड वेव के बारे में, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। साउंड वेव कैन बी क्लासिफाई इन द 3 ग्रुप के अंदर उसको बांटा गया है फ्रीक्वेंसी के टर्म में। किसके टर्म में? फ्रीक्वेंसी के टर्म में। पहला जो टाइप है इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। मैंने तुमसे कहा जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। अब देखो सबसे पहले मैंने बात करा इंफ्रासोनिक वेव, तो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा हो, 20 हर्ट्ज से। अब एक बात याद रखना, हम लोग इंसान हैं, हम इंसान लोग सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वेव होगी तो हमको सुनाई नहीं देगी, कम है तब भी हमको कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक वेव वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या हो? कम। जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो तो उन फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव, जो हम लोग नहीं सुन सकते, ठीक है, जो हम लोग नहीं सुन सकते वो वेव होगी इंफ्रासोनिक। उसके बाद में आ गया ऑडिबल वेव। ऑडिबल वेव वो वेव होती है जिनको हम इंसान लोग सुन सकते हैं, ठीक है, ऑडियो मतलब उनको सुन सकते हैं। तो इसमें क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी लाइन बिटवीन, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के कहाँ हो? बीच में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑडिबल वेव, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? ऑडिबल वेव, मतलब जिनको हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है, वो होती है। और उसके बाद में होता है अल्ट्रासोनिक वेव। कौन सी होती है? अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव वो होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव जो हमारे चमगादड़ होते हैं ना, हमारे आसपास में रहते हैं चमगादड़, तो चमगादड़ जो प्रोड्यूस करते हैं, चमगादड़ जो चलते हैं, रात में भागते हैं, दौड़ते हैं, तो वो चमगादड़ अपने मुंह से कौन सी वेव प्रोड्यूस करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव। वो वेव हमको सुनाई नहीं देती क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? ज्यादा। अब इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो वो उस वेव के थ्रू चलते हैं। अब कैसे चलते हैं? जैसे मान लो जब उन्होंने अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करी, अब मान लो इधर दीवार है, जाएगी, टकराएगी दीवार से, वापस आएगी, तो उन्हें पता चल जाता है अच्छा इसका मतलब यहाँ दीवार है, तो वो वहीं से ठौर मुड़ जाएगा। ये है भाई, हाँ, और कोई बात नहीं। तो ये है, तो ये वेव को याद रखना बेटा। सबसे पहले इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक 20 से कम, ऑडिबल 20 से 20,000, अल्ट्रासोनिक ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 20,000, ठीक है, अल्ट्रासोनिक। उसके बाद देखो कुछ ये चीजें, अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक मतलब ग्रेटर देन 20,000, ग्रेटर देन अल्ट्रासोनिक की। अच्छा, अल्ट्रासोनिक का देखो काम कहाँ पड़ता है। कोई तुम्हारे पास में किसी बिल्डर ने कोई ब्रिज बनाया, ठीक है, कोई ठेकेदार ने ब्रिज बनाया, उस ब्रिज में बहुत पतले पतले क्रैक्स कैसे आते हैं? जैसे मान लो तुमने देखा होगा गांव में पहले फर्श पड़ती थी, जैसे यही तुम फर्श देख लो, ये तुम्हें जो फर्श इस समय पड़ रही दिख रही है, इसके बीच में क्या लगा हुआ है? गिलास। देखो ये जो खाने दिख रहे हैं इसमें क्या लगा हुआ है? गिलास। तुमने घर में पड़ी हुई देखी होगी बीच में गिलास। अगर ये गिलास लगा हुआ नहीं होता तो क्या होता? गिलास क्यों लगाया? गिलास तो सो बेकार हो गई, गिलास क्यों लगाया? क्योंकि जब हम लोग इसके अंदर मटेरियल डालते हैं
तो अंदर इस मटेरियल के अंदर भी तो बेटा कुछ ना कुछ गैस रह जाती है। जब ये जमता तो वो गैस कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी, तो क्या प्रोड्यूस कर देती है, क्रैक्स प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, इसीलिए जहाँ पर भी गिरा, जैसे कुछ लोग घर में घुटाई करवा देते हैं, घुटाई जानते हो ना, छत के ऊपर सीमेंट करवा देते हैं लोग कुछ, ठीक है, तो वो तुम देखोगे उसकी चाबी चल जाती है, ठीक है, वो इसीलिए होता है। तो ऐसे ही तुम समझो कि जो कोई भी बड़े बड़े बिल्डर कोई ब्रिज बनाए, ठीक है, उस ब्रिज के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग ये वेव डाल के देखते हैं। ठीक है, ये वेव क्या होता है, वो इतने महीन क्रैक होते हैं कि हमारी आंखों से दिखाई देते नहीं है, तो वेव जाती है तो उससे पता चल जाता है कि हाँ क्रैक्स हैं कि नहीं। ठीक है, ये चीज। दूसरी चीज, अगर हम लोगों ने, जैसे मान लो अगर कोई बंदा ये कहे हमें समुद्र की गहराई नापनी है, तो ऐसा थोड़ी ना समुद्र के अंदर खुद जाएगा, समुद्र के अंदर खुद थोड़ी ना जाएगा। ठीक है, और तो वो क्या करेगा, ये कोई लेक की गहराई नापनी है, लेक मतलब झील की गहराई, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो सतह पर अपनी बोट लगाएंगे और वहां से अल्ट्रासोनिक वेव नीचे डालेंगे। ठीक है, वेव टकराएगी और चली जाएगी, टकराएगी चली जाएगी। अब उन्हें टाइम का मेजरमेंट कर लिया, किसका मेजरमेंट कर लिया, टाइम का। उन्हें क्या है, उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव की वेलोसिटी भी पता है और टाइम भी पता है। ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस मैंने 2d क्यों ली, डी और डी आई, तो कितनी हो गई 2d। तो यहां से सब जब वो d निकालते हैं तो d उनका क्या हो जाता है, bt/2। बस उन्हें गहराई पता चल जाती है कि किस इस लेक की या इस समुद्र की कितनी गहराई है। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और, इन वेवों का यूज इसमें तो होता ही है, जैसे सबमरीन में भी यूज होता है, पनडुब्बियां जो चलती हैं, ठीक है, पानी के अंदर। अब तुम्हें निकालना है कि यहाँ पर कितनी दूर पनडुब्बी होगी, तो वो जो सबमरीन्स होती है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करती रहती है अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, और टकरा के अगर वापस आ जाती है तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ इस इतने आगे कोई चीज है। बड़े बड़े जहाज वो भी इसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि आइसबर्ग जो होते हैं उनके बारे में पता चल जाता है। आइसबर्ग जानते हो, जो आइस के पहाड़ होते हैं जो तैरते रहते हैं पानी के अंदर। ठीक है, अब तुम कहोगे हमारे यहाँ तो नहीं, इंडिया में तो नहीं तैरते, हिमाचल में ऐसा, इंडिया में नहीं तैरते। इंडिया में इसलिए नहीं तैरते बेटा, इधर टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर तुम अंटार्कटिका की तरफ जाओगे, ठीक है, तुम नॉर्थ पोल साउथ पोल जाओगे तो उधर तुम्हें तैरते मिलेंगे, क्योंकि उधर टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं वो धरती होता है। मशीन के पार्ट को बेटा साफ करने के लिए कुछ जगह ऐसे ना ब्रुश पहुंच पा रहा है ना कुछ पहुंच पा रहा है, तो इससे हम लोग साफ कर देते हैं। ठीक है, कुछ जर्म्स को मारने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, हेमा मालिनी तुमने देखी होंगी, वो कहती है कैंटारो कहती है, किससे ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, अल्ट्रासोनिक वेव से। ठीक है, तो पानी गिरता रहता है, अल्ट्रासोनिक वेव उसके अंदर जितने जर्म होते हैं सबको मार देता है, और तुम्हें पानी मिलता है प्योर, ये कहती है। ठीक है, अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड का भी अलग अलग तरीके हैं। पहली स्पीड के लिए फार्मूला मैंने तुमसे कहा था, हर मीडियम में स्पीड क्या है, अलग। किसकी बात हो रही है अभी, मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, और तुमने बोला था जो साउंड की स्पीड है वो सबसे ज्यादा सॉलिड है, सबसे ज्यादा, सबसे कम गैस। साउंड के लिए यही बोला था, तो वही है। ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग स्पीड होती है। तो यहां पर जो ये स्पीड का फार्मूला है, longitudinal wave consist of the medium oscillate forward and backward in the direction of wave propagation। तो वेलोसिटी का फार्मूला है v इक्वल टू अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट b अपॉन रो। ठीक है, b अपॉन रो। b क्या है बेटा, बल्क मॉडुलस। b क्या होता है, बल्क मॉडुलस। मैं तुम्हें पढ़ाया था, बल्क मॉडुलस होता है माइनस पी बी अपॉन डेल्टा बी। ठीक है, बल्क मॉडुलस क्या होता था, इलास्टिसिटी में पढ़ाया है तुमको। मैंने कहा था मेरे पास में कोई एक मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है, इस पर मैंने हर डायरेक्शन से क्या डाला, फोर्स डाला, तो ये क्या बन गया बेचारा, छोटा हो गया।
छोटा हो गया, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता था कितना फोर्स डाला कितना एरिया, ठीक है, और क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम, डेल्टा बी अपॉन टी। तो ये ऊपर गया, एफ अपॉन ए हो गया प्रेशर, ये आता था माइनस में, तो माइनस का पी वी अपॉन डेल्टा बी, ये क्या हो गया मेरा बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में देखो ये वाला लिखा हुआ है बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर तुम्हें बल्क मॉडुलस दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है, उस एरिया की क्या दे रखी है, डेंसिटी, तो जो वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट बी अपॉन, ठीक है। बल्क मॉडुलस का फार्मूला ये होता है बी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी। अगला देखो, अगला देखो बेटा, देखो अगर मेरे पास में, देखना एक बात समझो, मान लो मेरे पास में एक ऐसा तार है, एक ऐसा क्या है, तार। अब इस तार में कोई चीज नीचे लटक रही है कि नहीं लटक रही है उससे तुम्हें मतलब नहीं, इसका कुछ ना कुछ यंग मॉडुलस होगा, बाई हो गया होगा यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का अगर फार्मूला तुमको पता है एफएल अपॉन ए डेल्टा, ठीक है, यंग मॉडुलस। अगर तुमको इसकी डेंसिटी पता है, जो डेंसिटी पता है तुमको, अगर ठीक है, डेंसिटी पता है इस मेटल की और इस मेटल का बाई पता है, तो इस मेटल के अंदर देखो मैंने कहा सॉलिड है, सॉलिड के अंदर क्या चलेगी, वेव चलेगी। तो उस जो वेव की स्पीड होगी उसका फार्मूला होता है बी इक्वल टू अंडर रूट बाई अपॉन। सर समझ में नहीं आया कैसे? देखो तुम कभी भी एक चीज देखना, जो लोग जब कभी ट्रेन आती है, ठीक है, तो ट्रेन अगर 2 स्टेशन दूर में हुई, 2 स्टेशन दूर में हुई और तुम पटरी पे कान लगाई हो तो तुम्हें उससे आवाज आएगी जैसे इस पर कुछ आ रहा हो। क्यों? पटरी क्या होती है, सॉलिड होती है, सॉलिड से आती है, तो आवाज तुम्हारे ईयर में नहीं आएगी लेकिन उसमें आ जाएगी। इसी प्रकार से समझो मेरे पास में एक बहुत पतला तार है, बहुत पतला तार है, किसी प्रकार का तार है, तार में जो स्पीड होगी साउंड की, तार में जो स्पीड होगी साउंड की, अगर तार का तुम्हें यंग मॉडुलस पता है और डेंसिटी पता है तो B बराबर फार्मूला होगा अंडर रूट बाई अपॉन, अंडर रूट बाई अपॉन, ठीक है। और अगर तुम्हें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पता है किसी भी चीज की, अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है हम लोग सब भूल गए। यहाँ पर इसे क्या कर दिया, कोई मेरे पास में कोई भी चीज है, ठीक है, कोई मेरे पास क्यूब है, उस क्यूब को मैंने फिक्स कर दिया, इधर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के ये कुछ ना कुछ एंगल बना लेगा, तो ये हो गया बेटा डेल्टा एक्स, इधर की लेंथ एल, ठीक है, और इस साइड तो वहां पर हमारा आता था ईटा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा एक्स अपॉन ये लेंथ एल, इसे बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। और अगर ये नहीं पता है तो ज्यादा वो मतलब, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं पूछे गए, पूछे गए हैं लेकिन इतने नहीं पूछे गए, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ सकता नहीं, ठीक। हाँ, उसके बाद देखो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, P क्या है प्रेशर, रो क्या है डेंसिटी। अब जरा देख भाई, ये जो दिया था ये न्यूटन ने ये न्यूटन ने एक नियम दिया कि मान लो गैस है, अभी यहाँ पर गैस है, उन्होंने कहा बताओ जो हम लोग बोल रहे हैं, ये जो चीज बोली जा रही है उसकी स्पीड कितनी होगी, तो ये बोले, न्यूटन बोले कि उसकी जो स्पीड होगी ना वो B बराबर अंडर रूट B अपॉन रो। P क्या है प्रेशर, रो क्या है डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर लें HTP पर, डेंसिटी ऑफ एयर होती है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, वो छोड़ो। तो ये बोला गया, अब जब इस फार्मूला को रख के स्पीड ऑफ साउंड निकाली गई और जब उसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये फार्मूला गलत आया, ठीक है। तो फिर उसको करेक्शन किया, किसने करेक्शन किया, लाप्लास, ठीक है। तो लाप्लास ने इसका करेक्शन किया, लाप्लास बोले कि एयर के अंदर, लाप्लास बोले, ठीक है, जो पीछे अभी बताया, जो ये वाला बताया, ये वाला, ठीक है,
अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता हो। और अगर ये वाला नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा, ठीक है। अब ये पता हो लाप्लास करेक्शन, ठीक है। लाप्लास क्या बोले, लाप्लास बोले जो इससे पहले जो फार्मूला था, जो साइंटिस्टों ने इससे पहले फार्मूला देखा, बोले बताओ इस एयर के अंदर कितनी वेलोसिटी ऑफ साउंड है। तो बोले हम फार्मूला बता दे रहे हैं, p बराबर अंडर रूट p बटे रो। बोले p क्या है, बोले p यहां पर प्रेशर है, p कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोले ठीक है। बोले रो क्या है, बोले रो यहां पर गैस की डेंसिटी है। बोले इन दोनों को भाग कर दो, अंडर रूट लगा दो, वेलोसिटी आ जाएगी। जब एक्सपेरिमेंटल ये चीज करी गई तो ये क्वेश्चन, ये चीज ही गलत है। क्यों? क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहां पर वेलोसिटी कितनी आई, इससे 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट में जब इसकी वैल्यू निकाली गई तो कितनी आई उस समय, 330। तो इन्होंने कहा ये तो लगभग 50 का अंतर आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। तो गलती होगी तो इतनी लंबी गलती थोड़ी ना हो जाएगी। मान लो अगर एक्सपेरिमेंट से 331 आया, तुम्हारा 325 आ जाता, तुम्हारा 335 आ जाता, तो मान भी लेते, इतनी लंबी गलती नहीं। तो फिर क्या हुआ, कौन से साइंटिस्ट आए, लाप्लास। लाप्लास ने क्या किया, करेक्शन किया इस चीज को। लाप्लास बोले तुम्हारी बात सही है, वेलोसिटी का फार्मूला यही होता है p अपॉन रो, लेकिन तुमने एक कांस्टेंट नहीं जोड़ा, जो कितना है, जो है तुम्हारा गामा, जो क्या है गामा, ठीक है। ये बोले वो तुमने गामा नहीं जोड़ा। तो लाप्लास ने क्या किया था, सिर्फ इसके अंदर क्या जोड़ दिया, सिर्फ इसके अंदर गामा जोड़ दिया। लाप्लास ने क्या किया, सिर्फ इसके अंदर गामा जोड़ दिया था। 331। चलो लाप्लास ने सिर्फ इसके अंदर क्या जोड़ दिया बेटा, गामा जोड़ दिया, ठीक है। ठीक है। ए तो लाप्लास ने क्या किया, यहां पर गामा जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं तुमसे ये कहूं मेरे पास जो गैस है, मेरे पास गैस है वो मोनो एटॉमिक है, कौन सी गैस है, तो गामा की वैल्यू क्या होगी, 1.66। बोलो सही बोल रहे हैं। मोनो के लिए होगी 1.4, डाया के लिए क्या होगी 1.4, और पॉली के लिए 1.33। सही है। यस सर। अगर तुम उसने ये कहा, सोचो, उसने कहा वेलोसिटी ऑफ साउंड मोनो एटॉमिक गैस में कितनी होगी, तो गामा की वैल्यू क्या लगाओगे 1.66, पूरा थर्मोडायनामिक्स ही है 1.66। जो प्रेशर होगा वो प्रेशर, जो डेंसिटी होगी वो सही है। अब डाया के लिए बोले, पॉली के लिए बोले लगा दोगे, लेकिन उसने कहा एयर में, भाई यहाँ तो एयर है, न ये मोनो है, न ये डाया है, न यहाँ ट्राया है। तो एयर के लिए भी जो गामा की वैल्यू बच्चों, एयर के लिए क्या होगी 1.4। 1.4 का मतलब क्या होता है बेटा 7/5, ठीक है, 7/5। बात समझ आ रही है। तो एयर के लिए जब लाप्लास ने गामा की जगह 7/5 रखा, गामा की जगह क्या रखा 7/5, फट से आंसर आ गया,
सही है, ठीक है। तो इससे पहले जो बताया गया था √p/ρ वो क्या था, गलत। तो फिर लाप्लास ने क्या किया, लाप्लास बोले एक गामा ले आओ, और जब गामा लाया गया तो एयर के लिए बोले, एयर के लिए गामा की वैल्यू बोले 7/5, बोले मोनो के लिए 1.66, डाया के लिए 1.4 और पॉली के लिए 1.3। ये सब तुमको पता है। तो इन्होंने गैस को कैसे कंसीडर किया, एज लाइक डाई एटॉमिक गैस, ठीक है। जैसे डाई एटॉमिक गैस होती है उसी प्रकार से एयर को कंसीडर किया गया, और उसके लिए गामा की वैल्यू तुम्हारी कितनी थी, 1.4 थी, ठीक है। जब ये वैल्यू रखी तो तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन करना, कति अभी बताया है। वो भी दिया है। इसकी वैल्यू लगभग 2 × 10⁴ है। क्या आंसर आया बताओ। क्या आया? अरे अभी इसका आंसर नहीं आ रहा है कौन से? सर आ गया। अरे बीच कर दो √। सर कैलकुलेशन करना 2.9 × 10⁻⁸ 8 × 10⁻⁷ 3 ऊपर गया 8 11 में से 3 गए 9 सर 4 आएंगे बाहर। 11 में से 3 गए कितने बचे? तो 10 की 8 से भाग दो 8 × 3 = 24
8 तियां, अगले दो कितने बचे? 6 यहाँ आ जाएगा, पाँच 62 बचे। आ जाएगा 62 8 छंग 6 2 आ जाएगा 48, 8 छंग। अगर इसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 36 गुणा 10 की घात 6, तो 6 गुणा 10 की घात 3 मीटर पर तो कितना आ गया? बस आंसर सही है। तो था ही क्या? हाथ से नहीं लिया, नहीं समझे? हो गया। अरे कुछ था क्या? नहीं था। किससे कैलकुलेशन दिक्कत हो गई? बोलो। सही है, देखो 8 तियां 24, कितने बचे? 5 बचे, 5 50 हो गए, 8 छंग 48, बस छुट्टी करो। सही है। और इसको मैंने बस 2 इधर किया तो 36 गुणा 10 की घात 6 आंसर आ गया। खत्म कर रहा हूँ इसको। ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन में देखना ये फॉर्मूला लगेगा। b बराबर अंडररूट b प्लस 4/3 थीटा अपॉन रो, थीटा अपॉन सब वो ले लिया ऊपर करना सर। ये कल छुट्टी है तुम लोगों को, तो कब हो गई? तो छुट्टी क्यों सर? सरकारी छुट्टी है। कल सरकारी छुट्टी है। ऐसा क्या है सर? सेकंड सैटरडे हाफ डे होगा। नया रूल है अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। सर सवाल ऊपर कर देना। सब वीडियो रोक दे। क्वेश्चन कर देते, वीडियो बंद करके वो क्वेश्चन ही कर दूं? नहीं वो रुको रुको कर रहा अरे हूँ। तसल्ली करना है, सबर कर दो। गए दोनों, ठीक है। हाँ, ये हो गया। देखो बोलो बेटा, क्या पता है? बल्क मॉडुलस ये पता है। सर अरे बी ये है, यस बी ये है, और ईटा ये है, ईटा और डेंसिटी ये है। अब कुछ बचा? नो बोलो। वेलोसिटी का फार्मूला अंडररूट बी बी 4/3 इनटू ईटा ईटा अपॉन रो। सही है। रखो जल्दी से। 7.5 गुणा 10 की घात 10, 4/3 गुणा 2.1 गुणा 10 की घात 10 बटे 2.7 गुणा 10 की घात 3 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 और 75 100, 28 75 175 103 100 गुणा 10 की घात, ठीक है। तुमको 103 वैल्यू 103 नहीं सही 100 ले लो आप। 103 बेटा, इन दोनों को जोड़ोगे ये आ जाएगा, ठीक है। देखो 3 से काटा, 3 7 21, 7 चौक 28, 2.8 आया, 2.8 में ये जोड़ा कितना आया? 10.3 बटे 27 गुणा 10 की घात 3। अब देखना बेटा, सर जी जब ये ऊपर जाएगा 3 तो ऊपर बचेगा प्लस का 7, प्लस का 7, लेकिन हम अगर प्लस का 6 कर दें तो इसे 103 कर देंगे। इसे क्या कर देंगे? गुणा 10 की घात 6 बटे 27 बटे 27 से भाग करो। अब मेन दिक्कत ये आ रही है सर जी, 27 को भाग करो, ठीक है। 27 को क्या करो? भाग। अगर तुम 27 को, इसका आंसर लो वही आ रहा है, 27 को अगर तुम भाग करोगे, 27 का मतलब क्या हो गया? 3 से भाग करो, 3 से भाग कर दो, तो 3 से भाग करोगे, 3 तियां 9, 3 चौक 12,
अरे 3 से भाग करो 103, 4 पॉइंट 3 तिया 3 चौक, फिर ठीक है 3 चौक 12, 3 तिया, ये आ रहा है, ये आ रहा है। नहीं अब तुम क्या अरे बेटा अगर मैं यहाँ 3 मारूंगा तो ये आ रहा है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये अपना दिमाग अलग से लगाओ तुम, ठीक है, क्वेश्चन जल्दी करना है तो। अब तुम एक बार समझो, मैंने जब 3 लिया तो ये आया, ये 3 से क्या है कम, अगर नीचे कम तो वैल्यू ज्यादा, यानी कि वैल्यू इससे ज्यादा आएगी। अब इससे ज्यादा आएगी तो मैंने कितनी ले ली 36 गुणा 10 की घात 6, 36 का क्या ले लिया 6, 36 का क्या हो गया 6 गुणा 10 की घात 3 मीटर पर, ठीक है। अब अगर तुम करेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 38 आएगा। हाँ 38 कितना आएगा 38। अब तुम सोचना, तुम करेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 38, 38 का अंडर रूट निकाल लो 6.1 कुछ ऐसे लाएगा, लगभग ये है। मेरी बात समझ रहे हो? अब तुम्हें क्या देखना है, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में जो तुम्हारा 6 के पास में वही लगाना है। मेरी बात समझ रहे हो? ये है क्यों, क्योंकि अगर हम लोग करेक्ट कैलकुलेशन पे जाएंगे तो भाई होगा कल्याण, ठीक है। ये है, तो इस चीज पे जरा गौर करो। इससे पहले चैप्टर कौन सा पढ़ाया है, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद जब मंडे को क्लास होगी, ठीक है, इससे बाद जब मंडे को क्लास होगी तो सभी थर्मोडायनामिक्स के जितने फार्मूला है सब याद होंगे तुम लोगों को, ठीक है। मंडे को टेस्ट, हाँ टेस्ट बेटा ऐसे नहीं होता है, बता के नहीं होता है, बिना बताए होता है टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट। हाँ। और मुझे लग रहा है बहुत जल्द तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, वो ऐसे यहीं पर पकड़ लिए जाओगे, तुम सोचोगे पढ़ने आए थमा दिया जाएगा। ये भी नहीं पता बेटा कौन सा यही हुआ था। सही है, यही तो एक आश्चर्य है, आश्चर्य तुम समझ नहीं रहे, यही तो आश्चर्य होता है ना। बिना बताए टेस्ट ले रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, आएगा वही जो पढ़ा दिया है। अरे सही है, बता लिया होगा। ये क्वेश्चन कर दोगे, साउंड ठीक है, करो ये क्वेश्चन। ये मैं हल्के से हिंट दे दूंगा। बहुत ट्रिकी दी है सिर्फ ये वो गलत बात है। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, तुमसे क्या डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड, तुमसे क्या पूछा है बेटा, बी पूछा है, ठीक है। मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, बी पूछा है। हम जानते हैं बी इक्वल टू एक फार्मूला होता था लैम्डा इनटू लैम्डा, ठीक है, वेलोसिटी का। ये हमारे लिए देखो क्या पता है, न्यू पता है, हमारे लिए क्या पता है, मुझे नहीं पता, न्यू पता है। हमसे पूछा क्या है बेटा, अच्छा बी भी पूछा है, और अगर हम लोग बी निकाल लेंगे और बी यहाँ रख दें तो लैम्डा आ जाएगा। सब कोई भी अगर मैं किसी भी लिक्विड में जाता था तो वहां पर जो बी का फार्मूला होता था अंडर रूट बी अपॉन बी क्या होता था, मैंने बोला बल्क मोमेंट्स,
बल्क मॉडुलस बेटा कितना दे रखा है? 2 × 10 की घात 9। बेटा पता है किस में हूँ मैं? पानी में। पानी की जो डेंसिटी होती है वो 10 की घात 3 ऊपर जाएगा, बचा 2 × 10 की घात, यहाँ बचा 2 × 10 की घात 6। बेटा 2 का होता है √ 1.414, 10 की घात 6 का मतलब हो गया, तो स्पीड कितनी आ गई? स्पीड आ गई 1414। 1 पॉइंट √ होता है 1.414, 1.41 √2 की वैल्यू, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1414। ठीक है, ये मेरे पास स्पीड आ गई। अगर मैं यहाँ पर स्पीड में रखूँगा 1414, लैम्डा निकालना है और ये कितना है 242, तो लैम्डा की वैल्यू 1414/242। ठीक है, भाग कर लेना, आंसर मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, मान लो बेटा तुम क्वेश्चन हॉल में हो, सही है, एक बार देखना, मान लो तुम क्वेश्चन हॉल में हो। अब क्वेश्चन हॉल में तुम्हारे पास ये आ गया, अब क्या तुम इसकी गुणा भाग करते रहोगे? मतलब ही नहीं बनता है। इधर देखो, सबसे पहले ये देखो, अगर ये तुम 2.5 लो, 2.5 लिया, 1 2 1 2, देखना 1 2 1, ये समझ में आ गया। अब देखो 2.5 की 2.5 दूनी 5, 2.5 चौका 10, अरे 25 चौका 100, ठीक है 10, और 2.5 चौका 2.5 पंजे 125, 12.5, और 2.5 छक्का 2.5 छक्का 150, तो 150 मतलब 15 से ऊपर पहुंच गया, यानी कि इसका आंसर 5 पॉइंट कुछ होगा। बात समझ आ रही है? जो आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, ज्यादा गुणा भाग क्यों लगाओ? मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो बेटा? मैंने इसे 2.5 मान लिया, ठीक है, और ऊपर मैंने देखो 1 2 1 2 ऐसे कर लिया। अगर मैं 2.5 की गुणा मुझे ऐसी करनी है कि 14 से ज्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे ही मैं पहुंचा 2.5 पंजे तो आया मेरा 12.5, 2.5 पंजे पर, ठीक है, और 2.5 छक्का पर मेरा आ गया 15, तो ये ज्यादा हो गया। इसका मतलब मेरा आंसर 5.8 या 5.7 के लमसम है, और जो मैं 4 ऑप्शन दूंगा टिक मारना है मेरे को। ठीक है, क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में थोड़ी ना बैठे हैं, ठीक, कि हमें कभी करेक्ट पर जाना है, हमें तो अपना एक ऑप्शन ठीक करना है बस, छुट्टी। और